आज का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। क्लास 11th के बच्चों के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। एंड साथ ही साथ आपको जान की खुशी होगी कि ये जो क्लास 11th के अंदर तो रेलिवेंट है ही है, बीकॉम के अंदर या सीए के अंदर भी जो बेसिक एंट्रेंस लेवल है, जैसे बीकॉम का फर्स्ट ईयर हो गया और सीए का फाउंडेशन, सीएस का फाउंडेशन, सीएमए का फाउंडेशन, वहां पे सोल प्रोप्राइटर का यही बिल्कुल बेसिक ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैं आपको पहले बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेट करें। ठीक है, विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति दिखाने वाले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपको बनाने हैं। मतलब अभी तक जो आप काम करते आए थे वो क्या था, बुक कीपिंग। क्या काम था, कोई पूछेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आपको काम नहीं दिया जा रहा तो मतलब आप अकाउंटिंग से थोड़े नीचे वाले लेवल पे हैं, आप बुक कीपिंग पर हैं। आपने पैसा लेन देन ये रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब फाइनलाइजेशन की बात आई तो आपको पीछे कर दिया गया, फाइनल कोई और करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मतलब हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स निकालना, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। और फाइनेंशियल पोजीशन के दो पार्ट्स हैं, पहला प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर कितना लॉस, और दूसरा सॉल्वेंसी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, और सॉल्वेंसी में हम ये चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस के पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाए टाइमली और अपने लिए भी पैसा रख पाए। ठीक है, तो कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी कैपिटल है, ये इंडिकेट करती है हमारी, ये दिखाती है हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तीन हिस्से हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये सॉल्वेंसी दिखाती है हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज, और ये हम बना भी चुके हैं पहले। ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है ये बताना कि हमारे जो गुड्स हैं या जो हमारी सर्विस जो हम दे रहे हैं, ठीक है, क्या हम उसकी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं। मतलब हमें उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आई रिपीट, मैं ये पेन बना रहा हूं, 10 रुपए का मुझे पड़ रहा है, मैं इसे 12 का बेच रहा हूं तो मैं इसकी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूं, है ना। अगर मैं इसको 8 का बेच रहा हूं तो मैं इसकी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा। तो पहला टास्क हमारा ये होता है, जो हम माल या जो हम सर्विस सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर बेच रहे हैं या कम में बेच रहे हैं। तो उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके अलावा उसके बाद जब हम ये पता लगा लेते हैं कि जो माल हमने बेचा वो फायदे में बिका, तो प्रॉफिट आ जाता है, जीपी आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम उसमें अदर चीजें, अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंसेस जोड़कर निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो काम करेगा वो किस पर काम करेगा, गुड्स पर काम करेगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, जो चीजें गुड्स से रिलेटेड नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। ओके, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ये कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट हमें क्या देगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये हमें बताएगा। अब ये कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, याद रहे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो माल आपने बेचा या जो सर्विसेज आपने सेल करी वो लो और उनकी कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट से आपने 10 लाख का माल प्रोड्यूस करा और उसी माल को 12 लाख में बेच दिया, तो आपके पास जीपी आ जाएगा। ठीक है, अब ये माल कितने का प्रोड्यूस करा, ये इसकी कॉस्ट कैसे निकालें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुड्स की कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए, जो माल बिका है उसकी कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरू में जो हमारे पास माल था पहले से ही बना हुआ था। फिर आपने कितना माल और खरीदा, परचेजेस। ठीक है, अब जब आप माल कुछ पड़ा हुआ था, कुछ आपने और खरीदा, खरीदने के बाद उसमें कुछ ऑल्टरेशन करी या कुछ ऐसे खर्चे करे जो गुड्स की कॉस्ट पे इंक्लूड करे जाने चाहिए।
इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कौन से खर्चे होते हैं जो गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड करे जाने चाहिए। इनके बिना गुड्स सेलेबल हो ही नहीं सकते, इनके बिना गुड्स को बिकने लायक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लाइक कैरेज। ठीक है, कैरेज का मतलब क्या है, माल लाने के लिए जो आप पैसा दे रहे हो, उसके बिना गुड्स कैसे आएंगे। ठीक है, वो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे खर्चे इनको अवॉइड ही नहीं कर सकते हम। अगर ये इनका नहीं हुए तो गुड्स सेलेबल नहीं बन सकते। और कौन से खर्चे होते हैं, लेबर को जो पैसा देते हो, लेबर वेजेस। फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री किस लिए होती है, गुड्स बनाने के लिए। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, आप माल लेकर आते हो तो क्लियरिंग चार्जेस पे करते हो, क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, किसी एयरपोर्ट पे या शिपमेंट में कोई आप पैसा दे रहे हो। ठीक है, कुछ ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, लाइक ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज। ठीक है, स्टेट वाइज ड्यूटीज लगती हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा होता है तो टैक्स जमा कराना होता है। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, मेरे पास 1 लाख का माल पड़ा हुआ था, 5 लाख का मैंने और खरीदा, सॉरी 5 नहीं 7 का और खरीदा। 1 लाख का माल पड़ा हुआ था, 7 का क्यों खरीदे, ज्यादा खरीद लेते हैं, 10 लाख का माल और खरीद लिया, और 2 लाख रुपए उस गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए लगाए। चाहे हमने लाने के लिए पैसा दिया, वेजेस पे करी लेबर्स को, अनलोड कराया, लोड अनलोड, है ना भाई। जब गुड्स आते हैं तो उसको लोड भी कराना होता है, अनलोड भी कराना होता है। ठीक है, और बहुत सारे खर्चे हुए। तो अब मेरे पास जो टोटल कॉस्ट पड़ गई माल की, 13 लाख का मेरे पास माल पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास कितने का माल पड़ा हुआ है, 13 लाख का। 13 लाख में से 3 लाख का माल मेरा बच गया, उसको मैंने निकाल दिया। लेट से 3 लाख का माल मेरा बच गया। टोटल माल कितने का था, 1 लाख का पड़ा हुआ था, 10 का और गया, 2 उसके ऊपर लगाए तो 13 का पड़ गया माल, जिसमें से 3 लाख का माल मेरा बच गया। अब मेरा बाकी जो 10 लाख है वो क्या हुआ, वो मेरा सेल हो गया। दिस बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस 10 लाख के कॉस्ट के माल को मैंने 12 में बेच दिया तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर कम में बेचा तो लॉस आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। खुश गुप्ता की क्वेरी, बड़ी ही बेहतरीन क्वेरी पूछी इसने। क्या क्वेरी थी, सर कुछ माल अगर जल गया, लॉस हो गया तो क्या होगा। तो इस डेफिनेशन में वो नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। जैसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है तो वो गुड्स लॉस भी जो है वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही, जो माल बिका वो कितने का बिका। ठीक है, कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, या कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इन दैट केस, या स्पॉइलेज हो जाती है, ठीक है, माल खराब होने लग गया एकदम से, तो इन दैट केस वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन से पहले आउट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कॉस्ट, लागत, जो गुड्स बिक गए उनकी, जो नहीं बिके उनकी नहीं। ठीक है, मेक इट क्लियर। अब यही जो मैंने इक्वेशन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यूज करिए। देखिए, ठीक है, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। जनरली प्रॉफिट और लॉस साल के एंड पे निकाले जाते हैं, तो ये साल के एंड पर बनाया जाता है, ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। जैसे आपके फाइनल रिजल्ट आते हैं ना साल के एंड पे, ऐसे ही हम प्रॉफिट और लॉस भी साल के एंड पे निकालते हैं। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, ये याद रखिए, इनका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, हम ऐसे क्यों लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब क्या है, जिस साल के एंड पर हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, किस साल के एंड पे बना रहे हैं, 2021 के एंड पर। इसका मतलब इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2020-21 का पूरे साल का ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो जब हम ये लैंग्वेज लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं, ये किसका मतलब क्या होता है, कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, ये 2021 का मतलब जो साल 2000 मार्च 21 में खत्म हो रहा है, 2000 मार्च 21 कह रहा हूँ, 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है, उस साल के एंड पर उस साल को का पूरा जीपी निकाल कर हम आपको एक साथ दे रहे हैं, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब ये बनता कैसे, ये देखिए, डेबिट साइड याद रहे खर्चों की होती है, क्रेडिट साइड कमाइयों की। ठीक है, तो डेबिट साइड में सारे खर्चे डाल दो। सबसे पहले हम यहां डालते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और क्रेडिट पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो ये आपको दिखाना ही दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट को कम करता है। कैसे, ओपनिंग स्टॉक वो गुड्स हैं जो आपके इस साल बिक गए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स हैं जो आपके इस साल नहीं बिके।
ठीक है, तो जो बिक गए हैं वो कॉस्ट में ऐड होंगे और जो नहीं बिके उसको कॉस्ट से हम हटा देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। उसके बाद वो सभी खर्चे जो गुड्स को लाने के लिए और उसके ऊपर करे जा रहे हैं वो सारे यहाँ डेबिट साइड पे आते हैं। जैसे कि पहला खर्चा है परचेज, गुड्स को खरीदना। ठीक है, गुड्स को खरीदना। अब जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो याद है यहाँ पर आती है नेट परचेजेस। इसका मतलब अगर कोई माल वापस करा है तो हम लेस करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अभी मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस की अभी हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना। अब देखिए, तो ये हमारा क्या निकला है, आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऐड करी, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करे, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स यहां आ जाती है। ठीक है, सेल्स भी कैसे आती है, रिटर्न्स लेस करने के बाद। ठीक है जी, अब देखिए, लेट से सेल है 12 लाख की, 1 लाख, सेम जो हमने करा था उस इक्वेशन को यहाँ नाप देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। 10 लाख का हमने माल खरीदा था, 2 लाख हमने डायरेक्ट एक्सपेंस करा, स्टॉक बचा हुआ 3 लाख। अब जरा टोटल कर लो दोनों साइड को, 12 और 3, क्रेडिट साइड आ रही है 15 लाख और डेबिट साइड कितनी आ रही है, 13 लाख। क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब जो हम गुड सेल कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट से ऊपर सेल कर रहे हैं, 2 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और अगर उल्टा हो जाता तो हमारे पास क्या आ जाता, तो हमारे पास आया था ग्रॉस लॉस। बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और दोनों साइड हमारी एज यूजुअली टोटल मैच करता है। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा, जो हायर साइड है उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं, ट्रेडिंग काउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, पहले एक नोट लिखना है आपने, एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही साल खत्म होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, जितने भी खर्चे हैं, इनकम्स हैं या फिर रेवेन्यू है या फिर लॉसेस हैं, आर ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर कर जाते पता है आपको, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कारण क्या है, टू एजरटेन, टू एजरटेन द प्रॉफिट और लॉस, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए। तो इनकम को एक तरफ आ जाता है और एक्सपेंस को दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना आसान हो जाता है। अब देखिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल करंट ईयर, जितने भी करंट ईयर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। एंड ऑल करंट ईयर डायरेक्ट इनकम्स, जितनी भी डायरेक्ट इनकम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब देखिए, जब आप इनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, तो एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनकी जर्नल एंट्री, अगर कोई पूछता है तो, वैसे पूछेगा नहीं कोई। और जितनी भी डायरेक्ट इनकम्स हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा और डायरेक्ट इनकम सारी डेबिट हो जाती है टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जर्नल एंट्री है ट्रांसफर की एंट्री, जब हम एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो याद रहे, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो खर्चा आप कर रहे हैं ऑन गुड्स, गुड्स पे कर रहे हैं, ब्रिंग इट टू ब्रिंग इट टू सेलेबल कंडीशन,
सेलेबल कंडीशन, आप कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो गुड्स को सेलेबल बनाता हो। सेलेबल को हिंदी में हम बोलते हैं बिकने लायक। तो आपने गुड्स को बिकने लायक बनाना है। अगर गुड्स तैयार हैं बिकने के लिए, आपने वो उसको बिकने लायक बनाने के लिए कोई खर्चा करा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बिकने लायक बन गए उसके बाद कोई भी खर्चा करोगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, वो इनडायरेक्ट हो गए। ठीक है। दीज आर एडेड, दीज आर एडेड डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसको हम गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक्वेट हॉल हम या एक पार्टी हॉल हम बुक करते हैं, तो पार्टी हॉल वाला कहता है भाई पर पर्सन मैं 1000 रुपए लूंगा। ठीक है, 20 लोग आए तो 20,000। तो यहाँ पे हम एलोकेट कर सकते हैं कि भाई 20 लोग आए तो हर बंदे पर 1000 रुपए का खर्चा है। तो एक बंदे की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 1000 रुपए की पड़ रही है। लेकिन अगर हम टेंट लगाकर शादी करते हैं किसी की और कहते हैं भाई 50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए खाने पे खर्चा हुआ। अब वहां पे 100 लोग आए, 200 लोग आए, 300 लोग आए। ठीक है, हमारा हम एलोकेट नहीं कर सकते। हम एलोकेट नहीं कर सकते भाई 100 वाले ने कितने का, 100 लोगों ने कितने का खाना खाया, या पर पर्सन कितने का खाना पड़ा हमें, है ना भाई। तो जो कॉस्ट जनरल कॉस्ट इनकर होती है, जिसको हम एग्जैक्टली एलोकेट नहीं कर सकते भाई पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जिसको हम ये बता पाए कि भाई पर यूनिट इतनी कॉस्ट आ रही है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। या गुड्स के ऊपर, ठीक है, जो खर्चा सिर्फ गुड्स के ऊपर हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो आपने इतना ही समझना है, गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो सारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका पहला एग्जांपल है परचेज ऑफ गुड्स। आप जब गुड्स खरीदते हैं तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर कैरेज इनवर्ड, आप माल लाने के लिए जो कैरेज पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब जो लेबर्स काम कर रही हैं, गुड्स को तैयार कर रही हैं, उनको जो आप पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है। और हो गया लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग लोड कराना और अनलोड कराना, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियरिंग चार्जेस, आप माल लेकर आते हो तो टैक्सेस वगैरह जो क्लियर कराने पड़ते हैं हमें, उसके चार्जेस। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जब आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे होते हो और आपको वो प्रोडक्शन बिना रॉयल्टी के अलाउड ही नहीं है, आप जब तक उसकी रॉयल्टी पे नहीं करो, रॉयल्टी मतलब आपने किसी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जिसकी वो टेक्नोलॉजी है उससे परमिशन लिए बिना आप उसकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते और उसको हमें पैसा देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, इसके अंदर फैक्ट्री के सभी खर्चे आते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है जनरली हम प्रोडक्टिव ही मानते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है वो भी हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, पैकिंग का खर्चा, अगर हम गुड्स पैक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे पैकिंग कोई डेकोरेटिव पैकिंग नहीं होनी चाहिए, डेकोरेटिव नेचर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे चिप्स के पैकेट है, बिना पैक करे बिक नहीं सकते। ठीक है, दूध है, बिना पैक करे बिक नहीं सकता, तो वो नेसेसरी पैकिंग्स होती हैं, डेकोरेटिव पैकिंग्स नहीं आती इसमें, वो इनडायरेक्ट में चली जाती हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनकम्स। अब ये डायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं? तो ये समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरा फर्नीचर का काम है। ठीक है, मेरा काम है सेल और परचेज ऑफ फर्नीचर। अब मैंने एक प्लॉट भी लिया हुआ है, उस प्लॉट से मेरा रेंट आता है। फिर मैंने कुछ लोगों को पैसा उधार पे दिया हुआ है, वहां से मुझे इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, मैं पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम कर लेता हूं तो मुझे कुछ कमीशन भी आ जाती है। फिर मैं शेयर में भी ट्रेड कर रहा हूँ, शेयर मार्केट के अंदर, तो वहां से भी मुझे कुछ ना कुछ कमाई हो जाती है। अब मुझे ये बताइए, मेरा मेन कमाई जो है, लेट से मुझे यहाँ से 50,000 कमाई हो जाती है, यहाँ से 30,000 कमाई होती है, यहाँ से 20,000 कमाई होती है, और यहाँ से 10,000 की कमाई हो जाती है। और सेल जो होती है मेरी वो होती है 2 लाख की। तो बताइए मेरा मेन रेवेन्यू कितना है? मेन रेवेन्यू दो 2 लाख। 2 लाख है। ठीक है, तो आपका दिमाग क्लिक कर गया, तो दिस इज योर डायरेक्ट इनकम। समझ आ गई बात? रेवेन्यू जनरेटेड
रेवेन्यू जनरेटेड, इनकम्स आ रही है, लेकिन डायरेक्ट मतलब जो आपका मेन काम है यार, उससे जो पैसा आ रहा है। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बीबीओ, बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस, बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस। बेसिक का मतलब जो आपका कोर ऑपरेशन है, जो उससे पैसा आ रहा है। ऐसे तो आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, वो भी आपकी कमाई है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। लेकिन हमारा बेसिक नेचर क्या है, वो सारी इनडायरेक्ट इनकम्स है। तुम्हारा बेसिक डायरेक्ट इनकम के सिर्फ दो ही एग्जांपल है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पहला एग्जांपल, एंड सेकेंड एग्जांपल इज अगर आपका काम ही कमीशन का है तो ट्रेडिंग कमीशन, ठीक है। तो ये दो जो एग्जांपल्स हैं, दिस इज एन दीज आर द एग्जांपल्स फॉर डायरेक्ट इनकम्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम ही लिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, और उससे हमने जीपी और जीएल निकाला। कोई डाउट?